गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। तो जैसे कि गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। तो चलिए ठीक है, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि आज जनरल स्टडीज़ की क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हैं और जनरल स्टडीज़ में हम लोग सबसे पहले जिस सब्जेक्ट पर बात करेंगे वो है हमारा साइंस यानी कि विज्ञान। तो पहले तो आपको एक अप्रोच पता होनी चाहिए कि जनरल स्टडीज़ में हमें साइंस के लिए क्या अप्रोच रखनी चाहिए। हमारे जितने भी UPPCS के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वहाँ पर साइंस से रिलेटेड जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं और साइंस हमारे एग्ज़ाम के लिए कितनी ज़्यादा रेलेवेंट है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि साइंस यानी कि विज्ञान, यहाँ से लगभग अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 के अराउंड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 20 से 25 के आसपास क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिकली आपके पूछे जाते हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से। अब बाकी साइंस का जो सेक्शन है बोले तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के यहाँ से क्वेश्चंस हमारे नहीं बनते हैं। क्या बनते हैं, बट इनका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है बहुत ही लो है, बहुत ही कम सवाल यहाँ से बनते हैं। कुछ ही टॉपिक्स हैं ऐसे साइंस के, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, जहाँ से क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं, बट मोस्टली क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं वो बायोलॉजी से ही बनते हैं यानी कि जीव विज्ञान से। अब अगर आप लोगों ने 2022 का जो लास्ट UPPCS का पेपर हुआ था वहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा हो तो अराउंड 20 के क्वेश्चंस आपको साइंस के पेपर में मिले। और वहीं अगर आपने 2018 का UPPCS का पेपर देखा तो वहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो 30 के अराउंड पूछे गए हैं। और 2016 का अगर आपने UPPCS का पेपर देखा हो तो वहाँ पर 25 के अराउंड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सोचिए आप कि 150 टोटल क्वेश्चंस आ रहे हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है UP जुडिशरी में। वहाँ पर अकेले 20 to 25 का क्वेश्चंस आपका साइंस का बन रहा है। तो ये जो सब्जेक्ट है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि साहब साइंस से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो बहुत ही आसान बन रहे हैं या मॉडरेट बन रहे हैं या टफ बन रहे हैं। तो इनका जो एक रेट है वो मॉडरेट टू टफ की तरफ, क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो मॉडरेट टू टफ की तरफ घूम रहे हैं। तो हमें अपनी प्रिपरेशन को मॉडरेट टू टफ की तरफ लेकर के जाना है। पहले तो आपको चीज़ें थोड़ी सी बेसिक समझनी होंगी, देन उसके बाद में आपको एडवांस लेवल पर उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना होगा। जुडिशरी का जो बच्चा होता है वो ज़्यादातर समय अपना लॉ के सब्जेक्ट्स को पढ़ने में ही बिताता है, तो वही उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। आपने अगर 2016, 18, 2022 के पेपर्स देखे हों तो वहाँ पर GS के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो बहुत ही एनालिटिकल अप्रोच वाले बन रहे हैं। पहले क्या होता था कि 2010 के अराउंड जब क्वेश्चन पेपर बनते थे तो वहाँ पर हिस्ट्री से मान लिया अगर कोई क्वेश्चन बन गया तो पूछ लिया गया कि साहब बताइए कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये किस ईयर में हुई, या थोड़ा और एडवांस हुआ तो पूछ लिया गया कि साहब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये किसके किसके बीच में हुई थी। लेकिन अब कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो अब जो सवाल बन रहे हैं वो ऐसे बन रहे हैं कि साहब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज हेल्ड इन 1526 इन बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। आपको ये भी बता देंगे कि इस बैटल में बाबर जीता था, इब्राहिम लोदी हार गया था। मतलब कि जितना आपने पढ़ा उतना तो उस एग्जामिनर ने क्वेश्चन नहीं पूछ लिया। अब क्वेश्चन क्या बनाया उसने? क्वेश्चन ये बनाएगा कि साहब बाबर के पास में इस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 30,000 के अराउंड सेना थी, 30,000 के आसपास। वहीं इब्राहिम लोदी के पास में 1,50,000 के अराउंड आर्मी थी। उसके बावजूद भी बाबर जीत गया। कैसे जीत गया, उसके क्या रीज़न थे, क्वेश्चन वहाँ से पकड़ होगा।
कहने का मतलब ये है कि चाहे आप पढ़ें हिस्ट्री, चाहे ज्योग्राफी पढ़ें, चाहे साइंस पढ़ें, चाहे करंट पढ़ें, एनालिटिकल अप्रोच जब तक कि आप इस सब्जेक्ट के लिए नहीं रखेंगे, क्वेश्चन आपका सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को डेप्थ में लेकर के जाऊँ, बट उससे पहले साइंस में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता है कि साहब साइंस में हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं वो किन किन टॉपिक से बन रहे हैं। तो हम आपको साइंस का एक रोड मैप बता देते हैं। अगर आप उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर 25 क्वेश्चन अगर साइंस का बन रहा है तो आप 18-19 सवाल तो बिल्कुल सही कर दिया। कुछ एक आध क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से एक्सेप्शन बन जाते हैं, तो उनका वादा मैं नहीं करता हूँ। अगर किसी व्यक्ति ने बायोलॉजी पर या किसी अदर सब्जेक्ट पर PhD की होगी तो ही वो उन क्वेश्चंस को टैकल कर सकता है, बट मोस्टली क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को पहले सजेस्ट कर देता हूँ। आप उसको अपने नोटबुक में ज़रूर राइट डाउन कर लीजिएगा, और फिर अगर आप खुद से भी घर पे भी जाकर के इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहें किसी भी अदर सोर्स से या मेरे नोट से, तो आप उनको ही प्रेफर कीजिए सबसे पहले, बाकी चीज़ें सब बात की। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो पहले तो आप एक हेडिंग बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ साइंस फॉर जुडिशियरी एग्जाम। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ साइंस फॉर जुडिशियरी एग्जाम। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ साइंस फॉर जुडिशियरी एग्जाम। तो ये हेडिंग रही आपकी। अब देखिए, आपको 3 सब्जेक्ट लिखने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आप लिखिए पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं बायोलॉजी पर, यानी कि जीव विज्ञान। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि साहब बायोलॉजी में भी जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर। तो बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे बनते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर। तो आप पहले तो बायोलॉजी के नीचे लिख लीजिए ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, आप इसको ह्यूमन एनाटॉमी भी कह करके पुकार सकते हो, बट ह्यूमन फिजियोलॉजी आप लिखें तो ज़्यादा बेहतर। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमें मेनली पढ़ना क्या है, तो वही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे साइंस के। तो पहला टॉपिक लिखिएगा स्केलेटन सिस्टम। फर्स्ट टॉपिक इज स्केलेटन सिस्टम। देन उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक या सेकेंड टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। थर्ड वन जो टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। थर्ड वन टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम। फोर्थ वन टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिफ्थ वन टॉपिक है ग्लैंडुलर सिस्टम। ग्लैंडुलर सिस्टम, GLANDULAR, ग्लैंडुलर सिस्टम। सिक्स्थ वन जो टॉपिक है उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। सिक्स्थ वन जो टॉपिक है उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में भी कुछ सब टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमको ज़्यादा फोकस करना है, लाइक कार्बोहाइड्रेट। न्यूट्रिशन में भी हमको मेनली जिन टॉपिक्स को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है उनमें एक है कार्बोहाइड्रेट। देन कॉमा लगा करके आगे लिखेंगे इसी कार्बोहाइड्रेट के आगे फैट, FAT, फैट। फिर कॉमा लगाएंगे और इसके आगे लिखेंगे आप प्रोटीन, प्रोटीन एंड विटामिन्स। तो न्यूट्रिशन के अंदर मेनली हमको 4 सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन्स। उसके बाद में जो 7 टॉपिक वो है डिजीज एंड ट्रीटमेंट।
डिजीज एंड ट्रीटमेंट, डिजीज एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। अब डिजीज एंड ट्रीटमेंट में भी आपके कुछ सब टॉपिक्स, डिजीज एंड ट्रीटमेंट में भी आपके कुछ सब टॉपिक्स हैं, लाइक वायरल डिजीज, मतलब कि ऐसी बीमारियां जो वायरस से होती हों उन्हें हम वायरल डिजीज कहते हैं। देन इसी में ही आप एक और सब टॉपिक लिखेंगे, उसका नाम है बैक्टीरियल डिजीज, ऐसी बीमारियां जो बैक्टीरिया से होती हैं उन्हें हम बैक्टीरियल डिजीज कहेंगे। नेक्स्ट डिजीज फंगल डिजीज, फंगल डिजीज ऐसी बीमारियां जो किसी फंगस से होती हैं। देन प्रोटोजोआ डिजीज, प्रोटोजोआ डिजीज ऐसी बीमारियां जो किसी प्रोटोजोआ से होती हैं। फॉर एग्जांपल मलेरिया, ये मलेरिया जो डिजीज होती है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक प्रोटोजोआ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और एक एनोफिलीज फीमेल मॉस्किटो होता है, वो वही हमारी जब बॉडी पर बाइट करता है तो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम मलेरिया जैसी बीमारी से अफेक्ट हो जाते हैं। तो प्रोटोजोआ। देन उसके बाद में नीचे और लिखिएगा जेनेटिक डिजीज, कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जो हमारे जीन्स में होती हैं, जेनेटिक डिजीज। और लास्ट वन डिजीज उसको बोलते हैं पॉल्यूटेंट डिजीज, ऐसी बीमारियां जो पॉल्यूशन से होती हैं उनको हम पॉल्यूटेंट डिजीज कह करके पुकारते हैं। तो मेनली आपने यहाँ पर देखा कि साहब बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही ज़्यादातर सवाल बनता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिखा दिए हैं कि सबसे पहले आपको जब साइंस पढ़ना हो तो आपको पहले इन्हीं टॉपिक्स को ही पढ़ना है, ठीक है। देन उसके बाद में मैं कुछ और टॉपिक्स आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में अगर, यानी कि भौतिक विज्ञान में अगर, तो भौतिक विज्ञान में आपको जो टॉपिक पढ़ने होंगे वो पढ़ने होंगे, पहला तो है यूनिट, 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 ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पूछ लिया जाएगा कि साहब बताइए फोर्स की यूनिट क्या है, वर्क की यूनिट क्या है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाएगा कि साहब बताइए पावर की यूनिट क्या होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, तो यूनिट के ऊपर हमें काम करना होगा। देन उसके बाद में एक टॉपिक है, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में मेनली जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि साहब बताइए कि किसी सी की डेप्थ को मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट इज सोनार, व्हाट इज रडार। अगर हमें किसी मिल्क की प्योरिटी को टेस्ट करना है तो उसके लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट से भी हमारे एग्जाम में बहुत सारे सवाल बनते हैं। देन उसके बाद में आप लिखेंगे वो ये है लाइट, लाइट, प्रकाश। फोर्थ नंबर पे जो है वो है साउंड, साउंड यानी कि ध्वनि, ठीक है। उसके बाद में आपको कुछ मिसलीनियस टाइप के टॉपिक्स मिलेंगे, मिसलीनियस टाइप, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर, वायुमंडल जिसे हिंदी में कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारी अर्थ के सराउंडिंग में मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, उन्हीं मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम मेनली बोलते हैं एटमॉस्फेयर, या बोले तो उसको वायुमंडल। और ये हमारे अर्थ के लिए एज अ ब्लैंकेट काम करती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। तो इस एटमॉस्फेयर में आपको कई सारे स्फीयर्स मिलेंगे, कई सारी आपको लेयर्स मिलेंगे, लाइक आइनोस्फीयर मिलेगी, आपको एक्सोस्फीयर मिलेगी, मेसोस्फीयर मिलेगी, ट्रोपोस्फीयर मिलेगी, स्ट्रेटोस्फीयर मिलेगी। तो इन सब के ऊपर हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस, यहाँ से भी हमारे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि कुछ ऐसी गैसेस जिनकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होगा, उन गैसेस को भी हम देखेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत सवाल बन रहे हैं आजकल।
स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, देन डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में आप मेनली इसरो के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल चंद्रयान 1 क्या है, चंद्रयान 2 क्या है, चंद्रयान 3 क्या है, मंगलयान क्या है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में आप DRDO से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी, और लास्ट में आपको प्लस का साइन लगा करके नीचे लिख लेना है कि साहब करंट अफेयर्स। लास्ट में आपको प्लस का साइन लगा करके लिख लेना है कि साहब करंट अफेयर्स। तो आपको मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए हैं साइंस के, अगर आप पहले इन सभी टॉपिक्स को ही कवर करें तो समझ लीजिए कि अगर 25 सवाल पूछे जा रहे हैं तो 18 सवाल तो आप इजीली कवर करें। अब कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं बट मैं उनको बाद में, क्यों? क्योंकि वहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ही रेयर, अगर आप ना भी पढ़ करके गए, क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा, बट अगर आप ना भी पढ़ करके गए तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि 1-2 सवालों के लिए मुझे नहीं लगता है कि आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट उठा करके पढ़िए, ये अकलमंदी नहीं है। अकलमंदी यही है कि आप वही टॉपिक्स को पढ़ें जहाँ से हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। तो आपका काम आसान हो गया कि साहब हमको अगर सेल्फ स्टडी भी करनी है तो हमें इन्हीं टॉपिक्स को ही पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो अब सबसे पहले हम लोग साइंस में, बायोलॉजी में सबसे पहले जिस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे वो है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी में स्केलेटन सिस्टम। तो आप लोग स्केलेटन सिस्टम की एक हेडिंग डालेंगे, आप लोग स्केलेटन सिस्टम की एक हेडिंग डालेंगे, स्केलेटन, ओके। ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज आ रही है हमारे ना आपको प्रॉपर? आप लोगों ने वो टॉपिक्स जो अभी मैंने आप लोगों को सजेस्ट किए लिख लिए हैं? ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग साइंस की अपनी जर्नी को। तो सबसे पहले साइंस में बायोलॉजी पर हम लोग बात करेंगे, और बायोलॉजी में सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम पर। बोले तो इसको हिंदी में कहते हैं कंकाल तंत्र, ठीक है। कई सारी किताबें हैं और वहाँ पर इस टॉपिक को हड्डी राजा कह करके बताया, हड्डी राजा, ठीक है। तो स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, या लेमन लैंग्वेज में आप इसे हड्डी राजा भी कह करके पुकार सकते हैं। स्केलेटन सिस्टम को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम इन ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि आप लोगों को अभी मैंने स्टार्टिंग में कुछ ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऐसे टॉपिक्स बताए जिनके लास्ट में आपको सिस्टम लिखा हुआ मिलेगा। इस सिस्टम का क्या मतलब है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम इन ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इसको हम लोग एक कंसेप्ट से क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं और ये मैं पूछूं कि बताइए कि किसी भी ह्यूमन बॉडी का जो सबसे बेसिक यूनिट होता है वो क्या है? सेल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि साहब किसी भी ह्यूमन बॉडी का
जो सबसे बेसिक यूनिट होता है उसे हम कह देते हैं सेल। अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, मान लीजिए कि अगर आपको एक घर बनाना है तो उस घर की सबसे बेसिक यूनिट क्या होगी आपकी नजर? ब्रिक यानी कि ईंट। तो क्या आपके पास में एक ईंट है और उस एक ईंट का इस्तेमाल करके आप किसी घर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। आपको कई सारी ईंटों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बेसिक यूनिट क्या है किसी घर को बनाने की? वो है ईंट। तो किसी भी घर को आप इमेजिन तब कर सकते हो जब आपके पास में उसकी बेसिक यूनिट ईंट होगी। केवल एक ईंट से काम भी नहीं चलेगा, उसके लिए हमें बहुत सारी ईंटों की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो जब कई सारी ब्रिक्स आपस में मिलती हैं, आपस में जुड़ती हैं, इकट्ठा होती हैं, तब जाकर के बनती है एक दीवार, एक वॉल। लेकिन क्या एक दीवार बनने से एक घर का कंस्ट्रक्शन हो जाता है क्या? पॉसिबल नहीं। हमें कई सारी दीवारें बनानी पड़ेंगी। तो फिर जब कई सारी दीवारें बनेंगी या मिलेंगी तो उसके वजह से बनता है एक रूम यानी कि एक कमरा। अब एक कमरे का भी घर हो सकता है, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 BHK या 3 BHK। तो अब एक कमरे का तो घर बहुत ही रेयर है कि हो पाएगा। अब हमको कई सारे कमरों की जरूरत पड़ेगी। तो फिर जब कई सारे कमरे जब इकट्ठा होंगे, कलेक्ट होंगे, आपस में जुड़ेंगे, तब जाकर के आप इमेजिन कर सकते हैं कि घर का कंस्ट्रक्शन। तो किसी भी घर को बनाने के लिए हमें उसकी बेसिक यूनिट की जरूरत पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं ईंट यानी कि ब्रिक। कई सारी ईंट आपस में मिलेंगी तब जाकर के बनेगी एक दीवार, कई सारी दीवार आपस में जुड़ेंगे तब जाकर के मिलेगा एक कमरा, कई सारे कमरे जब आपस में जुड़ेंगे तब जाकर के बनेगा एक घर। ठीक उसी तरीके से हम तब तक की एक बॉडी को इमेजिन नहीं कर सकते जब तक कि उसकी बेसिक यूनिट ना हो। और उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल। तो क्या आप एक सेल है तो उससे क्या आप एक बॉडी को इमेजिन कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है कि आप एक बॉडी को इमेजिन कर सकते हैं। इसके लिए जरूरत क्या पड़ेगी? आप इसके लिए आपको कई सारी सेल्स की जरूरत पड़ेगी। तो अब होगा क्या कि साहब कई सारी सेल्स आपस में जुड़ेंगे, इकट्ठा होंगे, कलेक्ट होंगे, तब जाकर के फॉर्म होता है एक टिश्यू। क्या बनेगा? टिश्यू। कई सारी टिश्यूज जब आपस में मिलती हैं तब जाकर के बनता है एक ऑर्गन, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं अंग। और कई सारे अंग जब आपस में मिलते हैं तब जाकर के बनता है एक शरीर, तब जाकर के बनती है एक बॉडी। तो ठीक उसी तरीके से आप कंपेयर करिए जिस तरीके से आपने एक घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक बेसिक यूनिट ईंट का इस्तेमाल किया था, वैसे ही आप एक बॉडी को बनाने के लिए उसकी बेसिक यूनिट सेल का इस्तेमाल करेंगे। तो कई सारे सेल मिलेंगी तब टिश्यू बनेगा, कई सारे टिश्यू मिलेंगे तब जाकर के ऑर्गन बनेगा, कई सारे ऑर्गन्स कलेक्ट होंगे तब जाकर के एक बॉडी। कितनी बात समझ में आ गई? ठीक। अब यहाँ पर आप लोगों को सेल, टिश्यू और ऑर्गन, इनकी पहले तो मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिखवा देता हूँ कि बेसिकली इनकी डेफिनेशन क्या होती है। कभी कभी हमारे क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन के ऊपर भी बन जाते हैं, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैं आप लोगों को बोलूँगा, आप लोग उसको प्लीज जरूर नोट डाउन करेंगे। तो पहले तो आप सेल, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कोशिका, उसे आप हेडिंग में डालें और मैं आपको बोल रहा हूं, लिखिएगा। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल इज अ बेसिक structural and functional unit of the body। सेल जो है वो हमारे बॉडी का एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपनी इस उंगली को हिला पा रहा हूँ, डुला पा रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन ये है कि हमारी इस उंगली में मिलियन ऑफ सेल्स होंगी। यही सब मिलियन ऑफ सेल्स मिल करके ये अपनी इस उंगली को हिला पा रही है और डुला पा रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ? सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि साहब ये बताइए एडल्ट ह्यूमन बॉडी में
नंबर ऑफ सेल्स कितनी होती है? क्या फिगर आप बताओगे? 36 ट्रिलियन अप्रॉक्सीमेटली, 36 ट्रिलियन अप्रॉक्सीमेटली, लिख लीजिए ये फिगर, 36 ट्रिलियन अप्रॉक्सीमेटली, 36 ट्रिलियन अप्रॉक्सीमेटली, मतलब कि अगर आप इसको करोड़ में कन्वर्ट करो तो आप लिख सकते हो 36 लाख करोड़, 36 लाख करोड़ एक ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेल्स का फिगर है। तो सेल, देन उसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे और वो है टिश्यू, TISSUE, टिश्यू, हिंदी में बोलते हैं इसे हम ऊतक, ठीक है। अब ये टिश्यू क्या होता है मैं बोल रहा हूं, आप लोग इसको राइट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट similar structure and work together tissue is a group of cell that similar structure and work together। इसका मतलब ये है कि साहब टिश्यू जो है ना वो एक्चुअली में ग्रुप ऑफ सेल है, मतलब कई सारी सेल्स जो है वो आपस में जब मिलती है तब जाकर के टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे जब कई सारी ईंट आपस में मिलती है तब जाकर के एक दीवार बनती है, वैसे कई सारी सेल्स आपस में जब मिलती हैं, एक्यूमुलेट होती हैं, तब जाकर के एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कैसी सेल्स? सिमिलर स्ट्रक्चर वाली सेल, जिनका काम भी एक जैसा ही हो। समझ में आ गया? तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट सिमिलर स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर। टिश्यू कई सारे सेल्स का एक ग्रुप होता है जिनका स्ट्रक्चर भी काफी सिमिलर होता है और ये काम भी एक जैसा ही करते हैं, उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। अब लिखिएगा ऑर्गन, हिंदी में बोलते हैं इसको अंग। ऑर्गन हिंदी में हम इसे बोलते हैं अंग। लिखिएगा an organ is a collection of tissue, an organ is a collection of tissue that perform functions in the body। An organ is a collection of tissue that perform functions in the body। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि साहब जब कई सारे टिश्यूज आपस में एक्यूमुलेट हुई होंगी, मिली होंगी, तब जाकर के एक ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक वैसे ही जैसे जब कई सारी दीवारें आपस में मिली होंगी तब जाकर के एक कमरा होगा। समझ में आ गया? और साहब ये अंग क्या करते हैं? ये ऑर्गन करते क्या है? हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। कई सारे फंक्शंस होते हैं, धीरे धीरे हम लोग सभी फंक्शंस के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ऑर्गन की ये डेफिनेशन आप लोगों के सामने रखिए। अब हम यहाँ पर बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में सिस्टम का मतलब क्या होता है, अब आप इसे बेहतर ढंग से समझें। पहले तो सिस्टम का आपको मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी में सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, उसको आप लोग लिखिएगा। मैं बोल रहा हूँ, अ सेट ऑफ ऑर्गन्स that perform specific function को underline कीजिए। A set of organs that perform a specific function in our body is called a system। A system of organs that perform a specific function को underline कीजिएगा, in our body is called a system। यानी कि कुछ set of organs होंगे जो हमारी बॉडी के अंदर किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे, उसी को ही क्या कहते हैं? हम सिस्टम कहते हैं। तब आपके मन में सवाल आएगा कि साहब क्या हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स बहुत सारे होते हैं? बहुत सारे होते हैं, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्गन्स होते कितने हैं? अगर किसी के पास आंसर हो तो बताइए। आपने
206 हड्डियां तो जरूर पड़ी होंगी, आपने सबसे बड़ी बोन भी पड़ी होगी, आपने भी हो सकता है सबसे छोटी बोन भी पड़ी होगी, बट बहुत रेयर है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्गन्स आपने पढ़े कि हमारे बॉडी में नंबर ऑफ ऑर्गन्स कितने हैं। तो पहले तो मैं बता दूं ये टॉपिक जो है बहुत ही डिबेटेबल है, बहुत डिस्प्यूट है, बट अगर आपको कोई एक फिगर देना हो तो आप 78 ये फिगर दे सकते हैं। अगर आपको एक फिगर देना हो तो आप 78 ये फिगर दे सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि साहब हम लोग पढ़ रहे हैं स्केलेटन सिस्टम, और स्केलेटन सिस्टम में हम लोग मेनली बात करेंगे बोन के ऊपर, जिसको बोलते हैं आप हिंदी में हड्डी। तो हड्डी क्या है, बोन क्या है, ऑर्गन नहीं है क्या? साइंटिस्टों के बीच में ये जो क्वेश्चन है वो भी काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि साहब बोन इज अ टाइप ऑफ ऑर्गन। बोन जो है वो एक तरीके का अंग होता है, एक ऑर्गन होता है। तब आप सोचिए जरा कि अगर आप बोन को ऑर्गन कंसीडर कर रहे हैं तब आप 78 में 206 को ऐड करो, ठीक, और साथ ही साथ में आपके बक्कल कैविटी में यानी कि आपके माउथ में अप्रोक्सीमेटली जो टीथ होते हैं उनकी भी आपको नंबर्स 32 मिलेंगे। तब जाकर के अप्रोक्सीमेटली जो फिगर आएगा आपका वो 315 to 316 के अराउंड आएगा। तो आप 78/315 और 316 का भी फिगर लिख लेंगे। अब जब एग्जामिनर हमसे एग्जाम में सवाल पूछेगा तो हम इन्हीं 3 ऑप्शंस को ढूंढेंगे। आपको इन तीनों में से जो भी ऑप्शन मिल जाएगा ना उस पर आप टिक लगाएं, उस पर आप टिक लगाएं, ठीक है। तो हमने बता दिया कि साहब ह्यूमन फिजियोलॉजी में सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो एक सेट ऑफ ऑर्गन होता है जो किसी स्पेसिफिक फंक्शन को हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं, उनको ही हम सिस्टम कह करके पुकारते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखिए, फॉर एग्जाम्पल बोन, हड्डी, हिंदी में इसको हम हड्डी भी बोलते हैं या अस्थि भी कह करके पुकारते हैं, बोन। तो अब आप सोचिए कि साहब बोन को अगर हम ऑर्गन कंसीडर कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर में एक बोन तो है नहीं, अप्रोक्सीमेटली 206 के अराउंड तो बोन आती है, तो सेट ऑफ ऑर्गन्स हो गया। तो ये सभी मिल करके हमारे बॉडी का कोई ना कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होंगी, तो किसी ना किसी सिस्टम को बना रही होंगी ना। तो बोन स्केलेटन सिस्टम को बनाता है। तो बोन के आगे आप लिख लीजिएगा एरो लगा करके स्केलेटन सिस्टम, यानी कि बोन रिलेटेड है किससे, स्केलेटन सिस्टम से, ठीक है। अब आगे इसी फॉर एग्जांपल में हम नेक्स्ट एग्जांपल पे देखें तो हमारी पिक्चर जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन पाया जाता है जिसको कहा जाता है हार्ट, हृदय, दिल, ठीक है। जिसका काम होता है क्या, ब्लड को पंप करना, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक के ब्लड की सप्लाई, यही तो मेन फंक्शन होता है हार्ट का, ठीक है। तो साहब ये जो ब्लड की सप्लाई करना है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक के, तो क्या ये क्या काम अकेले हार्ट कर सकता है क्या, या उसको किसी की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। किडनी की जरूरत पड़ेगी, ब्लड वेसल्स की। भाई हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप कर देना, लेकिन हार्ट से अटैच होंगी कुछ ब्लड वेसल्स, वही ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, ब्लड को सप्लाई करेंगी, पहुंचाएंगी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स। तो आपको पहले तो लिखना है हार्ट, सेकेंड एग्जांपल में हार्ट के साथ में आपको लिखना है उसी के नीचे ब्लड वेसल। अब देखिए ब्लड वेसल यानी कि ऐसे पाइप जो हमारे शरीर में बिछे हुए हैं जिनमें ब्लड की सप्लाई होती है, ऐसे पाइप 2 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2। एक को कहते हैं आर्टरीज
और दूसरी को कहते हैं वेन। तो ब्लड वेसल मेनली टू टाइप्स, फर्स्ट वन आर्टरीज एंड सेकेंड वन वेन। अब कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है ये सब, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन वेन एंड आर्टरी, वेन और आर्टरी में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको बता दूं कि साहब पहला डिफरेंस तो ये होता है कि आर्टरीज जो होती हैं वो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट में पाए जाते हैं, इनको इजीली हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। बट अगर आप वेन्स की बात करें तो इनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे अगर बॉडी पे जो स्किन है उसके नीचे आपको ग्रीन और ब्लू कलर की कुछ पाइप्स मिलेंगे जिनको आप बोल देते हो कि साथ ये नसें हैं, क्या अगर धोखा खाए लोग इसको काट भी देते हैं। तो वो क्या काट रहे हैं, वेन काट, वो क्या काट रहे हैं, वेन काट। तो ये जो दिखाई पड़ रही है हमको विजिबल है उसे हम क्या कहते हैं, वेन। तो ये क्या होगी, तो एक तो मेजर डिफरेंस ये हो गया कि आर्टरीज ये लोकेटेड होती हैं हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट में, और ये जो वेन्स होती हैं ये हमारी बॉडी के आउटर पार्ट में। दूसरा डिफरेंस मैं आपको बता दूं, आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड होता है मतलब कि ऐसा ब्लड फ्लो हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व है वो ब्लड कहलाता है प्योर ब्लड। तो आर्टरीज में कौन सा ब्लड फ्लो होगा, हमेशा याद रखिएगा, प्योर ब्लड। और वेन जो होती है उसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होती है। तो इस लिहाज से ऐसे ब्लड को हम इम्प्योर ब्लड कहेंगे। तो आर्टरी में प्योर ब्लड फ्लो करेगा और वेन में इम्प्योर ब्लड फ्लो करेगा। समझ में आ गई बात? अब आपने जहां पर हार्ट लिखा, ब्लड वेसल लिखा और ब्लड वेसल के दो टाइप्स लिखे आपने, फर्स्ट वन आर्टरी एंड सेकंड वन वेन। अब इसी ब्लड वेसल के नीचे आप एक और लिखिएगा, इसको कहते हैं केवल और केवल ब्लड, BLOOD ब्लड। हिंदी में इसको बोलते हैं रक्त या खून। अब आप सोचिए बताओ कि हार्ट, आर्टरी, वेन और ब्लड, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर किसी न किसी स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं किसी न किसी सिस्टम को बना रहे हैं। इस सिस्टम को कहते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। एक ही जगह बना करके सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब आपको धीरे धीरे ये भी पता चलता जा रहा है कि साहब इस पर्टिकुलर ह्यूमन फिजियोलॉजी के इस टॉपिक में हम बॉडी के किन किन पार्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जाम्पल में, तीसरे एग्जाम्पल में पहला आपको लिखना है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी यानी कि हमारे मुंह के अंदर का जो एक स्पेस है उसको हम कह देते हैं क्या, बक्कल कैविटी। यानी कि शाही पनीर या बटर पनीर आपने एक पीस खाया और जिस पर्टिकुलर ऑर्गन में आप रख करके उसको चबा रहे हैं, तो वो जो गैप है, वो जो कैविटी है, उसी को कह देते हैं क्या, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अलावा आप उसी के नीचे लिखेंगे फूड पाइप, खाने की नली, फूड पाइप। ठीक है, आगे जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे सब फूड पाइप को हम इसोफेगस कहते हैं, बट ये आगे की चीजें हैं। ठीक है, फूड पाइप के नीचे आप लिखेंगे स्टमक, हिंदी में इसे बोलते हैं हम आमाशय। स्टमक के अलावा आपको फोर्थ पॉइंट जो लिखना है वो लिखना है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, हाँ ठीक है, और इंटेस्टाइन भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि सब दो तरह की होती हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और एक लार्ज इंटेस्टाइन। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हमारे फूड का मैक्सिमम पोर्शन बॉडी के किस डाइजेस्टिव ऑर्गन में डाइजेस्ट होता है, तो साहब आप बता दीजिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन। ठीक है, तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का काम ये होता है कि हमारे फूड में जितना भी वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि साहब बक्कल कैविटी, फूड पाइप है जिसे इसोफेगस भी कह देते हैं, स्टमक और इंटेस्टाइन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये किसी न किसी बॉडी के अंदर किसी स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होंगे। एक तरीके का ये सिस्टम बनाएंगे और सिस्टम को कहते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। तो
डाइजेस्टिव सिस्टम में मिली हम लोगों को थिंकिंग बॉडी के पर्टिकुलर ऑर्गन्स को पढ़ना होगा, लाइक बंकल कैविटी को हमें पढ़ना होगा, हमें फूड पाइप यानी कि इसोफेगस को पढ़ना होगा, हमें स्टमक को पढ़ना होगा, हमें इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन है लार्ज इंटेस्टाइन को भी पढ़ना होगा। आप लोगों का मुझे ध्यान में आ रहा है कि बिहार एपीओ का एक पेपर हुआ था, तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि सब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, जियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। वहाँ पर इन जियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम की लेंथ पूछ ली गई कि बताइए कि इन पर्टिकुलर पार्ट्स की लेंथ क्या क्या है। उनके लेंथ के बेसिस पर इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। सोचिए ज़रा कि ये बिहार एपीओ का लेवल है, तो यूपी जुडिशरी का जो पेपर होगा तो वो एग्जाम में कैसा होगा। लास्ट वाले एपीओ भी आया था, ध्यान रखिएगा थोड़ा। चलिए ठीक है, लास्ट में 4th एग्जाम्पल भी मैं लिखवा देता हूँ। लंग्स यानी कि फेफड़े और विंड पाइप। लंग्स एंड विंड पाइप। विंड पाइप को आप आगे चल करके जब पढ़ेंगे तो इसको कहा जाता है ट्रैकिया। विंड पाइप को कहा जाता है ट्रैकिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर लंग्स और विंड पाइप आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर किसी न किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे, तो कोई ना कोई सिस्टम बना रहे होंगे। तो ये सिस्टम कौन सा होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अब मुझे लगता है कि साहब ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम, इस तरीके के जो सिस्टम वाइज जो टॉपिक्स दिए रहते हैं, ये समझ में आ गया होगा कि सिस्टम का मतलब क्या है, हमें पढ़ना कैसे है, हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, ठीक है। देखिए, चीज़ें आपको किताबों में लिखी हुई मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि किताबों में ये चीज़ें आपको लिखी हुई नहीं मिलेंगी, बट वहाँ पर समझना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको ये सारी बातें लिखी हुई मिलेंगी, हो सकता हो कि लूसेंट जैसी किताब, लेकिन वहाँ पर ऐसी टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है, ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है जिसे आप अगर सेल्फ पढ़ें, खुद से पढ़ें, तो पॉसिबल नहीं है कि आप उसको समझ पाएं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं है तो हाँ, साइंस बैकग्राउंड के तो आपको ईज़िली समझ में आएंगी चीज़ें, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि जब आप मेरे नोट्स और मेरे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लोगे तो आपको किसी और सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आप लूसेंट को किनारे रखोगे, आपको ये लगेगा कि साहब लूसेंट में कम दिया हुआ है, सर ने जो नोट्स दिए हुए हैं उसमें ज़्यादा लिखा हुआ है और बहुत ही लेमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कि जिसे कोई भी जो साइंस का एस्पिरेंट नहीं भी रहा है वो भी उसको आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को वो इसकी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम स्केलेटल सिस्टम पर आते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम में हम लोगों ने पहले तो सिस्टम का मतलब समझ लिया, बट अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम, तो इसकी एक बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है और वो है द सिस्टम ऑफ बोन इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। द सिस्टम ऑफ बोन इज कॉल्ड skeletal system. The system of bones is called skeletal system. अब आप लोगों को सर ने पहले ही मेरे द्वारा बनाई गई skeletal system के ऊपर बेस्ड नोट्स की PDF प्रोवाइड करा, ठीक है। तो अब ज़्यादातर बातें जो होंगी वो उसी नोट्स की मदद लेकर के ही होंगी, ठीक है। और जो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा उसे आप लोग कृपया करके अपने नोटबुक में राइट डाउन जरूर करेंगे, क्योंकि आप यकीन मानिएगा कि 2018 से मैं जुडिशरी के बच्चों को गाइड करता रहा GS के रिगार्डिंग। तो मैं कोई भी बात करूँगा यहाँ पर 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा खड़ा होकर के मैं एक एक बात आपके एग्जाम से ही रिलेटेड बात करूँगा और एक एक लाइन से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और मैं साथ साथ आपको ये भी बताता हुआ चलूँगा कि कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आपके किस एग्जाम के किस ईयर पर पूछा गया। आपको ये भी पता चले कि साहब आप पढ़ रहे हो
वो सही पढ़ भी रहे हो या नहीं। तो स्केलेटन सिस्टम में सबसे पहले तो आप लोगों ने डेफिनेशन लिख ली होगी। दिस आर द सिस्टम ऑफ बोन इज कॉल्ड स्केलेटन सिस्टम। एक घूंट पानी पी लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, तो स्केलेटन सिस्टम की नोट्स आप लोग ओपन कर लें और वहां पर जो सबसे पहला टॉपिक लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम का हमारे बॉडी में क्या काम है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप उसके सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे। तो देखिएगा, फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम में मैंने जो फर्स्ट पॉइंट लिखाया है वो लिखा हुआ है कि टू प्रोवाइडिंग अ सर्टेन शेप, साइज और स्ट्रक्चर टू द ह्यूमन बॉडी। आप इमेजिन कीजिए, देखिए ज्योग्राफी और साइंस दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जितना अच्छा इमेजिन करेंगे उतनी अच्छी पकड़ बनेगी सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके शरीर से एक एक हड्डी हम बाहर निकाल दें। आप इमेजिन कीजिए कि आपके शरीर से एक एक हड्डी अगर हम बाहर निकाल दें तो आपका शरीर जो है वो मांस की एक गठरी ही बन जाएगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आप इस चेयर पे बैठ करके मेरे से पढ़ रहे हो, ये पॉसिबल है स्केलेटन की वजह से। अगर स्केलेटन को आपके शरीर से मैं निकाल लूँ तो आप जो है वो इस चेयर के ऊपर प्रॉपर बैठ नहीं पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब बैठ नहीं सकते तो फिर खड़े तो होना बहुत ही रेयर है, और खड़े नहीं हो सकते तो चल भी नहीं सकते, और चल भी नहीं सकते तो दौड़ भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्केलेटन है ये बेसिकली हमारे बॉडी को प्रॉपर शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और मोबिलिटी भी प्रोवाइड करता है या मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है। बिना स्केलेटन सिस्टम के आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं अपने बॉडी के प्रॉपर शेप, साइज, स्ट्रक्चर और मूवमेंट। समझ में आने बात, एग्जाम्पल के तहत, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है टू प्रोवाइडिंग अ सर्टेन शेप और स्ट्रक्चर टू द ह्यूमन बॉडी, और दूसरा पॉइंट प्रोवाइडिंग अ मूवमेंट टू द ह्यूमन बॉडी। मैंने बता दिया कि साथ विदाउट स्केलेटन सिस्टम आप अपनी बॉडी को दिन भर भी मूव नहीं करा सकते, जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े रहेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं। लिखा हुआ है कि प्रोवाइडिंग अ प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने जो भी चीज़ें इस धरती पर बनाई हैं वो किसी न किसी मकसद के लिए बनाई। अब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि साहब ये जो स्केलेटन है ये हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट में जो भी सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं उनको ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर हमारा ये जो क्रेनियम है, अभी आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा कि क्रेनियम में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं, लेकिन पहले तो आप समझिए कि सबसे पहले आपको आपके हेड पर जो दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, हेयर, यानी कि बाल, ठीक है। आपको आगे पता चलेगा कि इस हेयर यानी कि इस बाल में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको बोला जाता है केराटिन प्रोटीन। महिलाएं जो है वो ब्यूटी पार्लर जाती हैं केराटिन थेरेपी करवाने के लिए, जिससे कि उनके बाल जो है वो और भी सुंदर हो जाते हैं, बहुत स्मूथ हो जाते हैं। महिलाएं क्या, तो पुरुष भी जाने, हालांकि हम नहीं गए अभी तक, इन फ्यूचर का पता नहीं। तो केराटिन ये हमारे हेयर में, ये सबसे ऊपर जो है वो हमारा हेयर। अब अगर हम हेयर को हटा दें यानी कि गंजे होते हैं, तो अब हमारा जो है दूसरा पार्ट उसको बोला जाता है स्कैल्प। स्कैल्प को भी हटा दिया, तब आता है हमारा क्रेनियम, क्रेनियम को भी हटा दिया, अब आ जाता है हमारा ब्रेन, जिसको आप बोलते हैं मस्तिष्क या भेजा, ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए कि क्रेनियम नहीं है, भेजा खुला, और ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो जाता है और वो सिर के बल गिर जाता है तो उसका जो मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन है ब्रेन, तो डैमेज हो गया। बहुत कम पॉसिबिलिटी बनती है कि साहब वो सर्वाइव भी कर पाएगा, आगे हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। लेकिन ईश्वर ने इस मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए
एक स्केलेटन बनाया जिसको कहा जाता है क्रेनियम। ठीक है, उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि हमारा ये जिसको आप चेस्ट कह देते हो, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लंग्स, फेफड़े, हार्ट यानी कि दिल। तब आप सोचिए कि साहब इस चेस्ट में हमारा जो रिब केज बोले तो पसलियाँ, अगर ये ना और अगर हमको धक्का लगे और हम जमीन पर गिर जाए तो हमारा हार्ट और हमारा लंग्स जो है वो शॉक की वजह से डैमेज हो जाए, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया। इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ईश्वर ने, भगवान ने एक रिब केज बनाया हुआ है जो कि पार्ट है इसका स्केलेटन। समझ में आने का तो आपको ये समझ में आ गया कि साहब हमारे बॉडी के जो भी इंटरनल पार्ट में जो मोर सेंसिटिव ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए भी ये स्केलेटन अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। चलिए, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ये जो स्केलेटन है ना, ये ब्लड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करता है इसको हम समझेंगे आगे चल करके, तो इस पॉइंट को आपको अभी के लिए रोक करके चलना है। आगे की जब जर्नी को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे ना, तब आपको ये भी समझ में आ जाएगी सब क्यों कहा जाता है कि सब स्केलेटन सिस्टम जो है वो हमारे ब्लड का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। तो इसको हम लोग आगे समझेंगे। तो इस पॉइंट को अभी के लिए आप अपने दिमाग में रखें, क्लियर होगा आगे चलकर। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। अभी तक जो भी बातें अभी हमने आप लोगों को बताई, क्लास अब से स्टार्ट हुई है, आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या, लैंग्वेज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, ऑनलाइन वाले बच्चे वो भी आपको बता दें जरा कि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत? ओके, बहुत धन्यवाद। अब आप उसी नोट्स में देखेंगे तो आपको मैंने वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिख करके दिए, सम इंपॉर्टेंट नोट, हेडिंग लिखी होगी ना, सम इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, स्केलेटन से ही रिलेटेड है, इस वजह से मैंने वहाँ पर सम इंपॉर्टेंट नोट करके एक हेडिंग बनाया है और नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। देखिए मैं आपको बता दूँ कि मैं जो है टेस्ट को लेता हूँ, एक टॉपिक कंप्लीट होगा, टेस्ट होगा, दूसरा टॉपिक कंप्लीट होगा, फिर टेस्ट होगा, पहले टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे और लेटेस्ट टॉपिक से भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो हमारे पास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कमी नहीं है, मेरे पास में ऑलरेडी खूब सारे टेस्ट हर एक टॉपिक के बने हुए रखे हैं, क्या हिस्ट्री की, क्या ज्योग्राफी की, क्या साइंस, क्या इकोनॉमिक्स की, क्या एनवायरमेंट, ठीक है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हर एक सब्जेक्ट का मैं अराउंड 500 to 550 के अप्रॉक्स आपको क्वेश्चंस दूंगा। आप उन टेस्ट को भी अच्छे से सॉल्व करेंगे ना तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन लेक्चर जरूर करना है और साथ साथ में आपको नोट्स की जरूर पढ़ना है, तभी तो आप टेस्ट को सॉल्व कर पाओगे, वरना सॉल्व करना है। ठीक है, तो सम इंपॉर्टेंट नोट्स में आप देखिएगा लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन टू मसल। अब देखिए हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि सब टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ सेल होता है दैट सिमिलर स्ट्रक्चर एंड वर्क। तो यहाँ पर ऐसे टिश्यू जो बोन को मसल्स के साथ में कनेक्ट रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ऐसे टिश्यू जो हमारे बोन को हमारे मसल्स के साथ में कनेक्ट रखते हैं उन टिश्यूज को हम लोग बोल देते हैं टेंडन, TENDON। तो आप इमेजिन कीजिए कि ये स्किन है, स्किन को निकाल दिया, मसल्स आ गए, अब ये मसल्स जो है वो कनेक्ट हैं किससे? हमारी बोन्स से। तो इमेजिन कीजिए कि अगर आप मसल्स को उखाड़े बोन से तो वहाँ पर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक एडेसिव है, एक लाइक अ गोंद है, एक लाइक अ फेविकॉल है जो हमारी मसल्स को हमारे बोन से कनेक्ट रखे हुए है। वो एडेसिव, वो फेविकॉल का जोड़ कुछ और नहीं, एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है जिसको कहा जाता है टेंडन। समझ में आएगा? दूसरा पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कि टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन टू बोन। कुछ ऐसे टिश्यूज भी होते हैं
जो हमारे एक बोन को दूसरे बोन के साथ में इसमें कनेक्ट रखते हैं। तो उस तरीके के फेविकॉल को क्या कहते हैं, उस तरीके के एडहेसिव को क्या कहते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं लिगामेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसे टिश्यूज जो कनेक्ट करते हैं एक बोन को दूसरे बोन के साथ में, तो उनको हम बोल देते हैं लिगामेंट। क्या बोल देते हैं, लिगामेंट। बहुत बढ़िया। थर्ड पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कि सब टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। अभी तक आपने देखा कि सब टोटल नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी, तो हमने आपको फिगर लिखवाया था 78 या 315 या 360। अब आपसे यहाँ पर कह रहा है कि साहब टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर नंबर ऑफ मसल्स कितने होते हैं। तो अगर आप गूगल वगैरह करोगे तो निकल के आता है कि अबाउट 600, लेकिन आप एक इम्पॉर्टेंट फिगर जो आपको मिले तो लिख करके आता है 639 मसल्स जो है वो हमारे एक एडल्ट बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि फिगर बहुत इम्पोर्टेंट है। 639 बहुत इम्पोर्टेंट, देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है 639। तो देयर आर 639 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। इंपॉर्टेंट फिगर है, इस वजह से मैंने उसको सर्किल भी कर दिया। अब देखिए मसल से रिलेटेड नीचे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि साहब स्टडी ऑफ मसल्स को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि साहब इसको हम लोग बोल देते हैं मायोलॉजी। MYOLOGY, मायोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ मसल्स कॉल्ड मायोलॉजी। अभी मायोलॉजी में हम लोग MYO मयो इस पर बात करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन उसके बाद में आपके एक पॉइंट आगे लिखा हुआ है कि साहब लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है साहब लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो आदमी बोल देता है कि साहब थाई बोन, जिसको आप फीमर कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जा चुका है साहब स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो आप कह देता है कि साहब स्टेप्स, जो कि हमारी ईयर की एक बोन होती है, कान में पाई जाने वाली एक हड्डी होती है, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो लाइक अ गुलेल की तरह आपको दिखाई पड़ती है स्टेप्स। तो ये तो सवाल पूछा जा चुका है, लेकिन अभी तक ये सवाल नहीं बना है कि साहब बताइए कि लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी क्या है और स्मॉलेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी में आगे लिखा हुआ है ग्लूटियस मैक्सिमस। बायोलॉजी में या साइंस में आपको कुछ ऐसे टर्म्स मिलेंगे जिनको पढ़ने में स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाएंगे ना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल रट जाएंगी, दिमाग में पूरी तरीके से बस जाएंगी। ठीक है, आप लोगों ने लगान मूवी देखी होगी आमिर खान वाली, तो वहाँ पर जो एक ब्रिटिश वुमेन होती है तो वो आमिर खान की मदद करती है, मूवी देखी होगी आपने। तो आमिर खान वहाँ पर पूछता है कि मैडम जी आपका क्या नाम है, तो वो बोलती एलिजाबेथ, याद होगा। तो आमिर खान नाम नहीं मिल पाता, कहता नहीं कह रहे नाम दूसरा ऐसा ही दुनिया टेढ़ी हो जाए। तो साइंस में आपको शुरुआत में कुछ ऐसे नाम मिलेंगे जिससे कि आपकी जबान थोड़ी बहुत टेढ़ी होगी, बट धीरे धीरे आप इनसे टंडी होगी। तो ग्लूटियस मैक्सिमस ये हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट, वो सबसे लार्जेस्ट मसल होती है, और ये पाई कहाँ पर जाती है, तो हमारी हिप पे पाई जाती है, उसे कहा जाता है क्या, ग्लूटियस मैक्सिमस। स्मॉलेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है, तो उसको बोलते हैं स्टेपीडियस। स्टेपीडियस। अब ये स्टेपीडियस बेसिकली जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो ईयर में पाई जाती है। आपको अभी हमने बताया कि हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, स्टेप्स। कहाँ पाई जाती है, ईयर में पाई जाती है। तो ये जो स्टेपीडियस मसल है ना, ये इसी स्टेप्स के ऊपर लिपटी होती है। ठीक है, तो जहाँ स्मॉलेस्ट बोन है वहीं स्मॉलेस्ट मसल। तो स्मॉलेस्ट बोन स्टेप्स, स्मॉलेस्ट मसल स्टेपीडियस। लोकेशन क्या है इसकी, ईयर की, यानी कि कान। और स्टडी ऑफ ईयर कॉल्ड ओटोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है कि स्टडी ऑफ ईयर कॉल्ड ओटोलॉजी। ठीक है, तो कान का जो स्टडी होता है उसको हम क्या कह देते हैं, ओटोलॉजी का स्टडी होता है। तो मैंने अभी आप लोगों को बोला कि साहब स्टडी ऑफ मसल्स को कहते हैं मायोलॉजी। मायोलॉजी में आपको पकड़ करके चलना है अभी शुरुआत के लिए MYO, मायो।
मयो। अब जरा समझिएगा इसको, आप लोगों को याद रखना है बच्चा कि अगर आप लोगों को कहीं पर भी MYO ये वर्ड लिखा हुआ मिल गया तो आप समझ लीजिएगा कि इसका मतलब होता है मसल। अगर आप लोगों को कहीं पर भी मयो यानी कि MYO ये वर्ड लिखा हुआ मिल गया तो आप समझ जाइए कि साथ इसका मीनिंग जो होता है वो होता है मसल। क्या होता है? मसल। तो अब मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा साइंस की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज मैं लिखवाने जा रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उन टर्मिनोलॉजीज को जरूर लिखिएगा और जब ये टर्मिनोलॉजीज आप लिख लेंगे तो आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन आएगा कि साहब हाँ अब कुछ ऐसी डिजीजेस साइंस में होंगी जिनको अगर हमें नहीं भी पता है तो साथ सर के द्वारा बताई गई टर्मिनोलॉजीज के सहारे हम इन बीमारियों का मतलब समझ जाएंगे कि ये होता है। ठीक है, तो एक हेड डालिएगा, सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ साइंस। सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ साइंस, विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां। सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ साइंस, तो उसमें सबसे पहले आप लिखिएगा MYO मयो। मयो के आगे डैश लगा करके आप लिख लीजिएगा इज रिलेटेड टू मसल। मयो के आगे आपको डैश लगा करके लिख लीजिएगा कि इज रिलेटेड टू मसल, यानी कि इसका रिश्ता जो है वो किससे है? तो मसल से। किससे है? मसल से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो हमें अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। साइंस को आपको एग्जाम्पल से समझना, पूरी साइंस आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना वो बेसिकली बहुत ही एप्लीकेशन टाइप वाले सब हैं। बहुत ही रेयर है कि अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बहुत ही फैक्चुअल पूछे। एप्लीकेशन टाइप वाले क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा एग्जाम में एप्लीकेशंस को आपको ज़्यादा ध्यान में रखकर चलना है। तो फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा मायोलॉजी, MYOLOGY, मायोलॉजी, MYOLOGY, मायोलॉजी। आगे इसके लिख लेंगे आप ब्रैकेट में स्टडी ऑफ मसल्स। ठीक है, अब इसी फॉर एग्जाम्पल में नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लिखवाऊँ उससे पहले मैं आपको इसका एक बहुत ज़बरदस्त लेटेस्ट एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी साउथ इंडिया की थी, उसका नाम था पुष्पा। उसमें एक गाना था वो अंडा मामा। उसमें जो आइटम सॉन्ग पर जो डांस किया है वो लेडी कौन है? रश्मिका ना, समांथा। समांथा। तो समांथा मैम जो है उनको अभी कुछ समय पहले एक ऑटो इम्यून डिजीज हो गई थी, एक बीमारी हो गई थी, न्यूज वगैरह में बहुत ज्यादा चल रहा है। वो ऑटो इम्यून डिजीज का नाम है मायोसाइटिस। क्या नाम है? MYOSITIS। देखिए फॉर एग्जाम्पल में मायोलॉजी के नीचे मायोसाइटिस, MYOSITIS, मायोसाइटिस। मायोसाइटिस। तो मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल के तहत कि साहब पुष्पा मूवी में आपको जो ऊ आंटा माम मामा वाला गाने में जो आइटम सॉन्ग करती हुई एक हीरोइन नजर आएंगी जिनका नाम है समांथा। तो उनको अभी कुछ समय पहले एक डिजीज हो गई थी, उस डिजीज का नाम है मायोसाइटिस। और मैं आप लोगों को बता दूं कि साहब मायोसाइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है किसी को अगर पता हो तो बताएं। आपका इम्यून सिस्टम आप पे अटैक करेगा। हाँ, ऑटो इम्यून डिजीज ऐसी डिजीज होती हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है जो बीमारियों से लड़ने में हमारे शरीर को बचाता है, तो वो जब आप के लिए ही खतरा बन जाए तो ऐसी बीमारियों को हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, अभी ऑटो इम्यून डिजीज की हम डेफिनेशन लिखवा देंगे, टेंशन नहीं लेना। बट ऑटो इम्यून डिजीज ऐसी डिजीजेज होती हैं कि जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाला जो इम्यून सिस्टम होता है जो बीमारियों से लड़ता है वही आपके शरीर के लिए जब खतरा बन जाए तो
ऐसी बीमारी को हम कह देते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। इन्हीं ऑटो इम्यून डिजीज में से एक डिजीज है मायोसाइटिस। ठीक है, अब मायोसाइटिस में होता क्या है, मायो तो लग गया है क्या, मसल्स को इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये यार कहीं ना कहीं ये मायोसाइटिस बीमारी जो है वो मसल से रिलेटेड है। अब एक बात यहाँ पर सुन लीजिए, किसी भी बीमारी के लास्ट में अगर ITIS अभी लिखूंगा सुन लीजिए, किसी भी बीमारी के लास्ट में अगर ITIS लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है स्वेलिंग या सूजन या इंफ्लामेशन। अब जरा इस मायोसाइटिस को आप ब्रेक कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। क्या होगा, इंफ्लामेशन इन मसल्स या स्वेलिंग इन मसल्स। तो मायोसाइटिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, ऐसी बीमारी को मायोसाइटिस कहते हैं। बाकी एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, और ऑटो इम्यून डिजीज भी ऐसी डिजीज होती हैं जो हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम पाया जाता है, जब वही हमारे लिए खतरा बन जाए तो उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज कह करके पुकार देते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। मायोसाइटिस तो आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, स्वेलिंग ऑफ मसल्स या इन्फ्लामेशन ऑफ मसल्स, मायोसाइटिस। अब एक बीमारी में फिर से बोल रहा हूं, उसी के नीचे फॉर एग्जांपल में आपको लिखना है मायो, MYO, स्पेस देंगे, देन लिखेंगे कार्डियल, CARDIAL, कार्डियल, स्पेस देंगे और लिखेंगे इन्फार, INFAR, इन्फार, मायोकार्डियल इन्फार। इन्फार का मतलब होता है चोट पहुंचना, आघात पहुंचना, डैमेज। क्या बोलते हैं इसको, इन्फार में चोट पहुंचना, आघात पहुंचना या डैमेज होना, इन्फार का मतलब ये होगा। तो अब याद रखने वाली बात ये है, फिर से मैं लिख पाऊंगा कि बट कहीं पर भी अगर आपको कार्डियो, कार्डियक, कार्डियल ये 3 वर्ड मिले तो समझ जाइएगा कहीं ना कहीं बात हो रही है हार्ट। कार्डियो, कार्डियक, कार्डियल, अगर ये 3 वर्ड आ रहे हैं तो समझ जाइएगा कहीं ना कहीं बात हो रही है हमारे हार्ट यानी कि दिल। अब आपको जो इंफॉर्मेशन मैंने कार्डियल से रिलेटेड दे दी है उसको ध्यान में रखते हुए अब इस बीमारी को समझें, ये बीमारी एक्चुअली में है क्या। पढ़िए इसको, मायोकार्डियल इन्फार्क्ट। बताइए कौन सी बीमारी हो सकती है। अगर एग्जैक्टली आप उस बीमारी का नाम नहीं पता कर पा रहे हो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए कि इस बीमारी में हो क्या रहा है। पढ़िए, देखिए MYO तो हो गया क्या, मायो यानी कि मसल्स, कार्डियल का मतलब हो गया क्या, हार्ट, इन्फार का मतलब हो गया डैमेज, यानी कि जब हार्ट की मसल्स में डैमेज हो जाए तो ऐसी बीमारी को हम कह देते हैं मायोकार्डियल इन्फार। लेमन लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का साइंटिफिक नेम है वो मायोकार्डियल इन्फार है। जब एक कार्डियोलॉजिस्ट जो कि हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है वो किसी दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट से बात करता है तो वो हार्ट अटैक जैसे टर्म का इस्तेमाल करने से बचता है, वो ऐसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करता है, मायोकार्डियल इन्फार। तो अगर कोई पेशेंट जाता है तो वो सुनता है कि साहब एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से बात कर रहे हैं, मायोकार्डियल इन्फार जैसे भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो उसको समझ में नहीं आता, समझ में आता तो बहुत भयंकर बीमारी होती है। आगे के हार्ट अटैक अपने आप में बड़ी डिजीज है, तो मायोकार्डियल। तो आपको मायो से समझ में आ गया कि साहब कहीं पर भी लगा होगा तो बात हो रही है मसल्स की, मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल, मायोसाइटिस। और ITIS कहीं पर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गन में स्वेलिंग आ गई है, इन्फ्लामेशन आ गया है या सूजन आ गई है, तो मायोसाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ मसल्स। तो लास्ट में लिखा मायोकार्डियल इन्फार्क्ट यानी कि हार्ट की मसल्स में क्या आ चुका है, डैमेज हो चुका है, यानी कि लेमन लैंग्वेज में आप इसको हार्ट अटैक कहते हुए पुकारेंगे। अब ITIS लिखिएगा, मायो का मतलब तो समझ लिया, अब ITIS का मतलब समझिएगा। देखिए ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज है ना, ये आगे चल करके जब आप और डिटेल में साइंस को पढ़ेंगे ना तो आपको ये सारे नाम जो है वो आगे बहुत मिलेंगे।
तो पहले से ही जब आप इन सारे नामों से फैमिलियर हो जाएंगे आपके लिए बड़ी आसानी होगी। ITIS इसका मतलब क्या होता है? स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन। तो आगे लिख लीजिएगा ITIS के आगे लिखेंगे स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन, सूजन, ठीक है, हिंदी में। अब फॉर एग्जाम्पल के तहत आप समझिएगा क्या? हेपाटाइटिस, हेपाटाइटिस HEPATITIS, हेपाटाइटिस HEPATITIS, हेपाटाइटिस, कॉमा एक दूसरी बीमारी लिखेंगे ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस BRONCHITIS, ब्रोंकाइटिस BRONCHITIS, ब्रोंकाइटिस। तो दो बीमारियां लिखी है ITIS के एग्जाम्पल में, एक हेपेटाइटिस और एक ब्रोंकाइटिस। अब हेपेटाइटिस अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हमारे बॉडी के किस पर्टिकुलर ऑर्गन में इंफ्लेमेशन या स्वेलिंग पैदा कर रही है, तो आंसर क्या होगा? लीवर, ठीक है। अब याद ये रखना है कि कहीं पर भी अगर हेपा वर्ड लगा होगा, HEPA लगा होगा, तो इसका मतलब यह है कि बात हो रही है लीवर की। हेपा वर्ड लगा नहीं कि लीवर की तरफ आप बढ़ेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं आप यकृत या जिगर या कलेजा या कलेजी। मोरक्को देश आपने सुना होगा शायद, अभी कुछ समय पहले यहाँ पे सिटी है जिसका नाम है कासाब्लांका। यहाँ पर एक बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया, सैकड़ों लोगों की तादाद में लोग यहाँ पर बेचारे मारे गए, हजारों लोग अपने घर से बेघर हो गए। तो यहाँ पर जो है अगर कोई व्यक्ति अपने प्यार का इजहार करता है तो यहाँ पर कहा जाता है कि तुम मेरे लीवर का टुकड़ा हो, यानी कि जिगर का टुकड़ा। लेकिन अगर आप भारत जैसे देश में देखेंगे तो आप कहेंगे साहब आप मेरे दिल के टुकड़े, लेकिन वहाँ पर जिगर के टुकड़े का इस्तेमाल किया जाता है अपने प्यार को जाहिर करने। तो आप मुझे बताइए कि मोरक्को से एक बहुत ही फेमस ट्रैवलर इंडिया विजिट कर रहे हैं, वो साहब कौन थे? इब्न बतूता। ये मोरक्को से आए थे भारत, इब्न बतूता। इनके संबंध में एक कविता भी है, इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, सोई हवा नाक में घुस गई और थोड़ी घुसे कान में। इब्न बतूता ये कहाँ के थे? तो मोरक्को, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ने वाला एक देश, वहां से गए। और जिस समय ये इंडिया विजिट करते हैं उस समय दिल्ली सल्तनत में एक रूलर रूल करता था, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है MBT। उसके टाइम पीरियड में भाई साहब आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड इनकी किताब पूछी जाती है कि साहब इन्होंने जब इंडिया विजिट किया तो कई सारे एक्सपीरियंसेस गेन किए, उस एक्सपीरियंस को उन्होंने एक बुक में कंपाइल कर दिया। उस बुक का क्या नाम है? किताबुल रहला, या उसको केवल आप रहला भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे, तो ज़रा से भी आपको जो हिस्ट्री है ना वो बोझिल नहीं लगेगी। जैसे साइंस जो है वो आपको बोझिल नहीं लग रही है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, वैसे आपको इतिहास भी बोझिल नहीं लगेगा, ना ही आपको भूगोल बोझिल लगेगा। सारी चीज़ें जो है वो स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा। तो हेपा वर्ड कहीं पर भी लगेगा तो आप समझ जाइएगा कि साहब बात हो रही लीवर की। जैसे फॉर एग्जांपल हेपेटोलॉजी, तो हेपेटोलॉजी यानी कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लीवर को स्टडी करेंगे, तो स्टडी ऑफ लीवर कॉल्ड हेपेटोलॉजी। समझ में आ गया? अब यहाँ पर दूसरा एग्जांपल में हमने ब्रोंकाइटिस लिखा है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो होता है लंग्स, हिंदी में बोलते हैं आप इसको फेफड़ा। ये एक पेयर में पाया जाता है, ये एक जोड़ी में पाया जाता है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, यानी कि टोटल नंबर इनके 2 होते हैं, बट अगर पेयर की बात करेगा तो 1 होगा। इसी लंग्स के अंदर जो है वो कुछ ब्रांचेस पाई जाती है।
कुछ शाखाएं पाई जाती हैं, उनको कहा जाता है ब्रोंकाई। क्या कहा जाता है? ब्रोंकाई। अब इसी ब्रोंकाई यानी कि इन्हीं शाखाओं में, इन्हीं रूट्स में, इन्हीं जड़ों में जो हमारे लंग्स के अंदर पाई जाती है, उनमें अगर सूजन आ जाए तो ऐसी बीमारी को हम क्या कहेंगे? ब्रोंकाइटिस कहेंगे। मेरे को है, हमको जो है वो ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है कि अगर थोड़ा भी अगर एलर्जी वाला माहौल हो गया, डस्ट वगैरह आ गई, तो हमको जो है वो खांसी आएगी और बहुत ही सूखी खांसी आएगी, ड्राई कफ। तो हेपेटाइटिस लीवर से रिलेटेड एक डिजीज है, इसमें लीवर में स्वेलिंग आ जाती है। ब्रोंकाइटिस, इसमें हमारे लंग्स की जो भी रूट्स, ब्रांचेस, शाखाएं होती हैं ब्रोंकाई, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ठीक है, अब लिखिएगा हेपा, HEPA, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, बट लिखना सभी है। तो हेपा इज रिलेटेड टू लिवर, ये हमारे लिवर से रिलेटेड एक वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो हेपेटोलॉजी लिख सकते हैं आप, स्टडी ऑफ। फॉर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं हेपेटोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ लिवर। तो अभी तक के आप लोगों ने इन टर्मिनोलॉजीज में क्या क्या लिख लिया? हेपा लिख लिया, ITIS लिख लिया, मायो लिख लिया। अब आप लिखिएगा कार्डियक या कार्डियल, कार्डियक या कार्डियल। तो कार्डियक हो चाहे कार्डियल हो, इज रिलेटेड टू हार्ट। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है? तो आपने कार्डियक या कार्डियल लिखा, मैंने बताया कि रिलेटेड टू हार्ट। अब इसी कार्डियक और कार्डियल में जो कि हार्ट से रिलेटेड है, इसमें एग्जांपल लिखिएगा आप लोग, क्या? कार्डियोलॉजी। कार्डियक या कार्डियल जो कि रिलेटेड है हमारे हार्ट से, इसमें फॉर एग्जांपल लिखना है कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ हार्ट। तो यहाँ पर हम हार्ट की स्टडी करते हैं, कार्डियोलॉजी। दूसरा एग्जांपल इसी में लिख लीजिएगा, कार्डियोलॉजिस्ट। अगर किसी व्यक्ति विशेष को हार्ट संबंधी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, तो वो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाता है, उसको कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट होता है वो किस चीज़ का? हार्ट। तो हार्ट स्पेशलिस्ट को क्या कह देते हैं हम? कार्डियोलॉजिस्ट कह करके पुकारते हैं। आप लोगों के एग्जाम में जो है हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए, हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एग्जांपल दे करके आपको बताना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद आ रहा है कि बिहार APO में क्वेश्चन पूछा गया था कि साहब बताइए कि हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्ट, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? पहले। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि साहब व्हाट इज गोल्डन आवर। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि साहब बताइए ECG का फुल फॉर्म क्या होता है, यह हमारे बॉडी के किस ऑर्गन की एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा। चौथा सवाल पूछा गया था व्हाट इज कैथ लैब, CATHLAB, व्हाट इज कैथ लैब। चार सवाल हार्ट से रिलेटेड आपको यदा कदा, चाहे यूपी का पेपर दें और चाहे दें आप बिहार का, या किसी भी पेपर जिसमें आपका जनरल स्टडी पूछा जाता है, उसमें साइंस पूछी जाती है, ये चार सवाल तो आपको बिल्कुल रट करके जाने हैं, आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर। तो पहले तो उसने पूछा कौन सा, कि साहब हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि साहब अगर आपके सामने कोई एक पेशेंट है और वो बयान कर रहा है कि साहब मेरे को ये दिक्कत हुई है, जैसे उसके लेफ्ट हैंड में एक्यूट पेन होना, साथ साथ में झंझनाहट भी है, और ये पेन लेफ्ट चेस्ट की तरफ भी आ रहा है, पीछे शोल्डर की तरफ भी जा रहा है, और ये मूव करता हुआ लोअर जॉ यानी कि निचले जबड़े तक भी आ रहा है। तो ये सिम्टम हो सकते हैं इसके हार्ट अटैक। तो लेफ्ट हैंड में पेन एक्यूट, लेफ्ट चेस्ट में पेन एक्यूट,
बैक शोल्डर में पेन एक्यूट, लोअर जॉ में पेन एक्यूट। समझ में आएगा? तो ये तो हो गया हार्ट अटैक में पेन कहाँ कहाँ होता है। अब इसी हार्ट अटैक का एक दूसरा सिम्टम ये होता है कि साहब पसीना होता है, हैवी स्वेटिंग, पसीना बहुत आएगा, हैवी स्वेटिंग। तीसरा सिम्टम होता है वॉमिटिंग, तीसरा सिम्टम होता है वॉमिटिंग। आजकल मैं देख रहा हूँ कि कई सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको किसी भी तरीके का कोई पेन नहीं होता, स्वेटिंग होती है और उनको एसी में भी बैठा दिया जाता है, उसके बावजूद भी उनका पसीना बहना बंद नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आपको उस पेशेंट को तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है? कुछ लोगों में साइलेंट अटैक भी आता है, उनको किसी प्रकार का कोई पेन नहीं होता, किसी प्रकार की कोई स्वेटिंग नहीं होती है, 2-3 उल्टी आई और काम तमाम, व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब से आपके सामने देखिए साइंस जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। आपको कई सारी चीज़ें आगे की जर्नी में ये सीखने को मिलेंगी जिससे आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते। ये सब आपके सामने कोई पेशेंट है जो बता रहा है कि साहब मेरे लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है, लेफ्ट चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है, मेरे बैक शोल्डर में बहुत पेन हो रहा है, मेरे लोअर जॉ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उसको स्वेटिंग भी आ रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेकर के जाना है। कितनी देर में? कम से कम 1 घंटे के भीतर आपको उसको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना है। हो सकता हो कि वो व्यक्ति 1 घंटे के अंदर अगर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए तो व्यक्ति ठीक हो जाए या उसकी जान बच जाए। तो 1 घंटा उसकी जान बचा सकता है। इसी को कहा जाता है गोल्डन आवर, इसी को क्या कहा जाता है? गोल्डन आवर। तो गोल्डन आवर इज रिलेटेड टू हार्ट अटैक कंडीशन। गोल्डन आवर ये रिलेटेड है हार्ट अटैक कंडीशन में, जिसमें पेशेंट को हम विद इन 1 आवर, 1 घंटे के भीतर मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। अब डॉक्टर के पास उस पेशेंट को लेकर के जाया जाएगा। डॉक्टर सबसे पहले उसकी एक जांच करेगा, उस जांच को कहा जाता है ECG। ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रो ELECTRO, इलेक्ट्रोकार्डियो CARDIO, कार्डियोग्राफ GRAPH, ग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो E से इलेक्ट्रो, C से कार्डियो और G से ग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब कभी कभी होता क्या है ना कि कभी किसी व्यक्ति को माइनर अटैक पड़ा, तो जो ECG होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, वो उस माइनर अटैक को डिटेक्ट नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में अगर डॉक्टर को लगता है कि उसको अभी तक पेन बना हुआ है, उसको स्वेटिंग हो रही है, लेकिन ECG उस बीमारी को पकड़ नहीं पा रहा है, तब ऐसी स्थिति में डॉक्टर जो है वो एक पर्टिकुलर ब्लड टेस्ट करवाता है। उस ब्लड टेस्ट को कहा जाता है ट्रॉपटी टेस्ट, TROP टेस्ट, ट्रॉपटी, TROP, ट्रॉप टेस्ट। तो ट्रॉपटी कहिए चाहे ट्रॉप टेस्ट कहिए। ये ट्रॉप टेस्ट या ट्रॉपटी टेस्ट में होता क्या है कि उस पेशेंट का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है, ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है और इस ब्लड सैंपल को आप ले जाकर के एक पर्टिकुलर लैब में जमा करते हैं। उस लैब को कहा जाता है कैथ लैब। हो गए चारों समझ? तो आपने हार्ट अटैक के सिम्टम्स देख लिए, आपने ECG देख लिया, आपने गोल्डन आवर देख लिया, आपने कैथ लैब देख लिया। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि साहब ये जो ब्लड सैंपल हमने कैथ लैब में जमा किया था, ये कैसा ब्लड सैंपल है कि यार ये हार्ट अटैक को डिटेक्ट कर लेगा क्या? बड़ा है डैमेज हमारे हार्ट पर और ब्लड को रिसर्च करके पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ा है और कितना सीवियर पड़ा है,
या माइनर पड़ा है, ये रेंज भी बता देगा। कैसे बताएगा, इसकी साइंस भी समझ लीजिए। देखिए अभी हमने आप लोगों को बताया है कि हमारा जो हार्ट है वो कुछ नहीं है, एक मसल है। हमारा हार्ट जो है वो कुछ नहीं है, क्या है, एक मसल है, मांसपेशी और कुछ नहीं, उसमें हड्डी वगैरह तो है। और हमारी ये हार्ट की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करने के लिए इस हार्ट की मसल में एक प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन को कहा जाता है ट्रोपोनिन प्रोटीन, TROPONIN, ट्रोपोनिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन प्रोटीन। आप ही के यूपीपीसीएसजे में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए हेयर एंड नेल्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन पाया जाता है। अभी हमने स्टार्ट में बता दिया, तो क्या ये क्वेश्चन नहीं बन सकता कि साहब हमारे हार्ट में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ट्रोपोनिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या काम है इसका, क्यों पाया जाता है, तो काम इसका बच्चा इतना है कि ये हमारे हार्ट के मसल्स को स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है। जरा सोचो कि अगर किसी भी व्यक्ति को मायोकार्डियल इंफार्क्ट हुआ यानी कि हार्ट अटैक हुआ तो मतलब उसकी हार्ट की मसल डैमेज हुई। हार्ट की मसल डैमेज होगी तो हार्ट की मसल को स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करने वाला जो प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रोपोनिन, वो निकल करके आएगा ब्लड में। हम आप लोग बैठे हैं, अगर हम अपना ट्रॉफी टेस्ट कराएंगे तो ट्रोपोनिन प्रोटीन बहुत ही माइनर होगा, बहुत ही कम होगा या ना भी हो। लेकिन जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ा होगा उसके बॉडी के अंदर ट्रोपोनिन प्रोटीन का लेवल कितना होगा, काफी ज्यादा। समझ में आ गया क्यों कराया जाता है कि ट्रॉफी टेस्ट, वो उस ब्लड के अंदर ट्रोपोनिन प्रोटीन के लेवल को चेक करता है कि साहब प्रोटीन का लेवल कितना है। तो अगर लेवल कम है तो माइनर अटैक, लेवल ज्यादा है तो सीवियर अटैक। समझ में आया। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके खूब सारे बनते हैं और इन फ्यूचर बनेंगे भैया। तो इस वजह से थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के पढ़ाई कीजिएगा। और ये सारी चीज़ें आप यूसेट वगैरह में लिखी बहुत रेयर है कि मिले, ठीक है, क्योंकि हमने जो साइंस पढ़ी है या हमने जो ज्योग्राफी पढ़ी है या हिस्ट्री पढ़ी हुई है वो किसी एक किताब से तो पढ़ी नहीं है, मल्टीपल बुक्स का हमने रेफरेंस लिया। ऐसे ही बाल सफ़ेद हो गए, कलर लगा हुआ पता नहीं चल रहा है, तो दिन बाद कलर उतर जाए तो बाल मेरे पीछे सफ़ेद है। इसी तरीके से आपको भी पढ़ाई करनी है। तो आपकी मदद मैं इतनी कर दूंगा कि आपको इस प्रिपरेशन में मैं एक रास्ता बता दूंगा कि साहब आपको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। क्योंकि जुडिशरी वाले बच्चों को तरीका ही नहीं पता होता है कि साहब हमें जीएस के लिए पढ़ना है तो क्या पढ़ना है। वो सेलेक्टेड बॉडी से पूछता है कि साहब तो बताइए कि आप तो सेलेक्ट हैं, आपने जीएस के लिए क्या किया, तो कहेगा हमने 16 घंटे पढ़ाई की थी, हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा, हमने एनसीईआरटी पढ़ा। घर में जाकर के देखिए, एनसीईआरटी रखी होगी, स्पेक्ट्रम रखी होगी, न्यूज़पेपर रखे होंगे, पढ़ा एक को नहीं होगा, फेंका खाती है। 2 घंटे डेली बेसिस पर कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप जीएस को दे रहे हैं तो आपका एग्जाम क्रैक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में आप लिखेंगे ऑस्टियो, OSTEO, ऑस्टियो, OSTEO, ऑस्टियो इज रिलेटेड टू बोन, इज रिलेटेड टू बोन, ऑस्टियो। फॉर एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ बोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी लिखिएगा, उसका नाम है मेगाली, MEGALY, मेगाली, MEGALY, मेगाली। मेगाली, मेगाली का मतलब होता है एबनॉर्मल इनलार्जमेंट, एबनॉर्मल इनलार्जमेंट मतलब एक ऐसा इनलार्जमेंट जो नॉर्मल ना हो, ठीक है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि साहब
हमारे बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनका अपना एक डिफरेंट शेप एंड साइज है। अगर किसी वजह से हमारे बॉडी के किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का शेप एंड साइज इनलार्ज हो जाए तो वो एब्नॉर्मल की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर किसी बीमारी के लास्ट में या किसी भी ऑर्गन के लास्ट में मेगाली वर्ड लगा होगा तो समझ जाइएगा कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन का शेप एंड साइज एबनॉर्मल इनलार्ज हो गया है। फॉर एग्जांपल हेपेटोमेगेली, अब बता दो, लीवर का साइज बढ़ गया। आप अगर किसी फैटी पर्सन से, मेरा भी है, अगर आप अल्ट्रासाउंड जाकर के सोनोग्राफी कराते हैं तो वहाँ पर जो है वो डॉक्टर लिख देते हैं कि साहब फर्स्ट ग्रेड फैटी लीवर, सेकंड ग्रेड फैटी लीवर, थर्ड ग्रेड फैटी लीवर, या लिख देंगे कि साहब हेपेटोमेगेली। तो इसका मतलब क्या है? हेपा मतलब लीवर, मेगेली मतलब इनलार्जमेंट जो एब्नॉर्मल है। तो हेपेटोमेगेली का मतलब कि लीवर का साइज बढ़ गया है जो कि एब्नॉर्मल की कैटेगरी में है, हेपेटोमेगेली। अब फॉर एग्जांपल कार्डियोमेगेली, हार्ट का साइज इंक्रीज हो गया है, उसे क्या कहेंगे हम? कार्डियोमेगेली। ये बीमारी होती है, ये बीमारी होती है कुछ लोगों में कि जिनके हार्ट का साइज ही बढ़ जाता है। जब चेस्ट एक्सरे अगर आते हैं तब पता चलता है कि साइज हार्ट का साइज बढ़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं क्या? कार्डियोमेगेली। अब एक बीमारी और बोल रहा हूं, स्प्लीनोमेगेली। स्प्लीन का साइज बढ़ गया है जो कि एबनॉर्मल है, स्प्लीनोमेगेली। स्प्लीन जिसको आप हिंदी में बोलते हैं तिल्ली या प्लीहा, जिसे आप बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी जो खत्म होती है और जहां दफन होती है उसको हम बोलते हैं स्प्लीन, तिल्ली इसको बोलते हैं। तो मेगेली लगा नहीं कि मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्गन में एबनॉर्मल इनलार्जमेंट देखा जाए। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपने लिख लिया है हेपेटोमेगेली, कार्डियोमेगेली और स्प्लीनोमेगेली। तो आप किसी का भी अल्ट्रासाउंड पढ़िएगा तो उसमें आपने हेपेटोमेगेली देखा तो समझ लो आप डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लीवर का साइज बढ़ गया है, उसको एक दवाई बता दीजिएगा यूडी 300 कहिएगा, एक महीना खा लेगा, लीवर का साइज ठीक हो जाएगा। लास्ट टर्मिनोलॉजी लिखिएगा MIA, मिया। मिया is related to blood disorder, is related to blood disorder और anemia, लैक ऑफ आरबीसी हो जाती है, यानी कि आरबीसी की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, उसको क्या कह देते हैं? एनीमिया। तो एनीमिया क्या होगी? ब्लड डिसऑर्डर की ना, तो एनीमिया। फॉर एग्जाम्पल दूसरा लिखिएगा ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया इसको आप लेमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि सब ब्लड कैंसर। जब हमारी जो WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो जब अनकंट्रोल्ड ज़्यादा हो जाती है तो उससे जो डिजीज होती है उसको बोला जाता है ल्यूकीमिया। लास्ट में लिखा हुआ है MIA। तो ये एक तरीके की ब्लड डिसऑर्डर है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सब ब्लड कैंसर। अब एक डिजीज मैं बोलूँगा, आपने हो सकता है सुनी हो या ना सुनी हो, बट अगर नहीं भी सुनी है तो आप डिटेक्ट कर ले जाएंगे आपके साथ ये किससे रिलेटेड बीमारी है? थैलेसीमिया। पढ़ा इससे पहले? पढ़ा है आपने? थैलेसीमिया। इस तरीके मैं बोल रहा हूँ, लिखिएगा THALASEMIA, थैलेसीमिया। देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है? MIA। तो थैलेसीमिया। अब जिन लोगों को नहीं पता, देखिए दो लोगों को पता है कि साहब थैलेसीमिया एक तरीके का ब्लड डिसऑर्डर, दो लोगों को नहीं पता थी,
लेकिन अब जब आपने ये कंसेप्ट सीख लिया तो अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साहब बताइए इनमें से कौन सी एक ब्लड डिसऑर्डर है, या इनमें से कौन सी एक ब्लड डिजीज है, या इनमें से कौन सी एक खून की बीमारी है, आपने देखा कहीं पर दुनिया लगा हुआ, हाँ यही है। एक्सेप्शनल केसेस आपको बहुत सारे जगहों पर मिलेंगे, बट ये टर्मिनोलॉजीज क्या करेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी आपके प्रिपरेशन के दौरान भी और आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में भी। तो ये मैंने आप लोगों को अप्रॉक्स 7 टर्मिनोलॉजीज लिखवाई हैं। धीरे धीरे आगे चल करके मैं और भी सारी टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को लिखवाता चलूँगा। ब्लड डिसऑर्डर, क्योंकि मियाँ लग गया ना तो ब्लड डिजीज होती है। चलिए अब ऑटो इम्यून डिजीज की भी मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, क्योंकि मायोसाइटिस पर बात की हम लोगों ने, समन्था पर भी बात की। तो लिखिएगा ऑटो इम्यून डिजीज अकर, ऑटो इम्यून डिजीज अकर व्हेन द इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून डिजीज अकर व्हेन द इम्यून सिस्टम attack your body instead of defending it, instead INSTEAD, instead of defending it। फिर से बोल देता हूँ, ऑटो इम्यून डिजीज occur when the immune system attack your body instead of defending it। यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज ये तब होती है जब हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही शरीर की रक्षा करने के बजाय उसके लिए खतरा बन जाए, तो ऐसी बीमारी को हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। एक बात समझ लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को ऑटो इम्यून डिजीज हो गई, ये क्यूरेबल नहीं है, तो फिर ठीक कैसे होगा? ऑटो इम्यून डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है जो आती भी खुद से है और जाती भी खुद से ही है। कभी कभी ये ऑटो इम्यून डिजीज जो होती हैं वो कहिए जिंदगी भर में हो सकता हो, किसी व्यक्ति को आज हुआ कल ठीक हो जाए। तो ऑटो इम्यून डिजीज वो होती है जो हमारा इम्यून सिस्टम अगर दिमागी खराब हो जाए और वो हमारे शरीर के लिए ही खतरा बन जाए, तो ऐसी बीमारी को हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज कोई एक नहीं है कि हमने आपको बता दिया कि आप मायोसाइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज, बहुत सारी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी, जैसे कि एक स्किन से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है, उसको आप बोल देते हो विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा, उसको साइंस में कहीं पर भी अगर ल्यूको वर्ड लगा हुआ है, LEUKO लिख लीजिए, लिखिए LEUKO, ल्यूको वर्ड लगा नहीं कि मतलब इसका ये है कि कहीं ना कहीं व्हाइट कलर की बात है, व्हाइट। और डर्मा DERMA, इसका मतलब क्या होता है? इज रिलेटेड टू स्किन। भाई अगर आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो आपने 7 के अलावा 8वां में लिखा ल्यूको, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट या व्हाइट कलर, सफेद रंग। और आपने नेक्स्ट जो लिखा है वो लिखा है डर्मा इज रिलेटेड टू स्किन। तो अगर हम आपसे कहें कि साहब ल्यूकोडर्मा एक ऑटो इम्यून डिजीज है, क्या होता होगा इस बीमारी का? सफेद दाग। आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी स्किन के ऊपर आपको व्हाइट पैचेस मिलते हैं, वो बेसिकली इसी ऑटो इम्यून डिजीज जिसको आप बोलते हो ल्यूकोडर्मा या इसी को ही बोला जाता है विटिलिगो, वही बीमारी। इसमें होता क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो स्किन है, इस स्किन में एक पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट, उसको कहा जाता है मेलानिन, MELANIN। पूछा जाएगा कि आपकी स्किन में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो साथ मेलानिन। याद रखिए कि साथ किसी भी स्किन में अगर ये मेलानिन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी स्किन का कलर डार्क होगा, और अगर मेलानिन की संख्या कम है
तो उसका कलर उतना ही ज़्यादा फेयर होगा। ठीक, अब ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो जैसी बीमारी में होता क्या है कि साहब मेलानिन पिगमेंट ही नहीं बनता उस पर्टिकुलर स्किन के एरिया में जहां पर वो वाइट पैच पड़ गया है, मेलानिन ही नहीं है, तो वहां पे डार्क कलर हो गए, तो वहां का स्किन कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। तो विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा डिजीज बेसिकली स्किन में एक वाइट पैचेस वाली ऑटोइम्यून डिजीज होती है। इसमें स्किन में पाया जाने वाला जो मेलानिन पिगमेंट होता है वो एब्सेंट हो जाता है, वो एब्सेंट हो जाता है। अच्छा, आपने अपनी सोसाइटी में कुछ ऐसे बच्चों को देखा होगा जब वो पैदा हुए होंगे तो पूरी तरीके से सफेद होते हैं, बाल भी सफेद होते हैं, उनकी आंखें लगता है लाल लाल सी होती हैं। क्या वो बीमारी भी विटिलिगो कहलाती है? वो बीमारी विटिलिगो नहीं कहलाती। आपके पिछले से एग्जाम में पूछा गया है कि समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर्स में अक्सर खबरों में रहने वाली सूर्यमुखी वाली बीमारी इनमें से कौन सी है? तो सूर्यमुखी वाली बीमारी उसको कहा है, एग्जामिनर उसको सूर्यमुखी वाली बीमारी कहता है, उसको बोलते हैं एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म, ALBINISM, एल्बिनिज्म। तो ऐसी बीमारी एल्बिनिज्म जिसमें बच्चा जब पैदा होता है तो उसके स्किन पूरी वाइट होती है। इसका मतलब क्या है कि उसकी स्किन में पैदाइशी बाय बर्थ मेलानिन पिगमेंट एब्सेंट है। समझ में आ गया? तो अब सवाल ये है कि साहब क्या ये ऑटोइम्यून डिजीज है? नहीं, ये एक जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, तो एल्बिनिज्म के आगे लिख लीजिए कि एक स्किन की ऐसी बीमारी जो जेनेटिक है उसको एल्बिनिज्म कहा जाता है, जिसमें बाय बर्थ बच्चे की स्किन में मेलानिन पिगमेंट एब्सेंट होता है, उसको एल्बिनिज्म कहते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? ऑनलाइन वाले बच्चों बताइए भाई, समझ में आ गई बात? किसी प्रकार की कोई समस्या? हाँ, एल्बिनिज्म को ही आप सनफ्लावर डिजीज भी कहेंगे, सूरजमुखी वाली बीमारी। मतलब इस वजह से कहा जाता है कि इस बीमारी से जब कोई बच्चा या कोई आगे जब एडल्ट हो जाता है तो वो धूप में निकलने से बचता है, वो ठीक सही से नहीं पाता, उसको बहुत डिफिकल्टी होती है बाहर निकलने। ज़्यादातर ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, या ऐसे एडल्ट बॉडी जो होती है, तो रात में सबको बंद जेनेटिक, बट है ये स्किन से, इसमें मेलानिन पिगमेंट जो है वो एब्सेंट हो गया, तो उसको थोड़ा सा ध्यान। खैर, फिर से हम लोग आ जाते हैं अपनी PDF पर। देखिए वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ मिल रहा होगा PDF में, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, और ये क्वेश्चन आपके ही UPPCS से 2018 में पूछा गया। क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, UPPCS से 2018 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है A लिवर, B इंटेस्टाइन, C यूरिनरी ब्लैडर एंड D स्किन। बताओ क्या होगा? स्किन। आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, इसका आंसर स्किन ही होगा, त्वचा, खाल। तो ये जो है ऑर्गन कंसीडर किया जाता है, और इससे बड़ा ऑर्गन हमारे बॉडी में कोई नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कह दे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन, लिवर, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन यही हो लीवर, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर और स्किन, आपको आंसर जो है लीवर पे लगाना होगा, क्योंकि लीवर हमारे शरीर के बाहर तो नहीं है, अंदर है ना। तो यहाँ पर जो एक वर्ड लगा हुआ है
इंटरनल, तो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज लिवर। बट अगर आपसे पूछा जाए ओवरऑल ह्यूमन बॉडी सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तब आपको स्किन पे टिक लगाना है। तो ये डिफरेंस आपको समझना है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज स्किन, बट लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज लिवर। दोनों भी जरूर लीजिएगा क्योंकि अभी तो याद हो गया लगता है, लेकिन आगे क्या होगा ना कि एग्जाम आएगा तो वहां पर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरे साथ इतनी कंफ्यूजन होती है तो इसका कोई जवाब नहीं है। तो मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आता हुआ सवाल भी गलत हो जाता है। ठीक, अब ये सवाल तो आपके 2018 में पूछा जा चुका है जुडिशरी के पेपर, लेकिन अगर यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि द स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तब शरीर का सबसे छोटा अंग किसे कहते हैं? ऑप्शंस ये गलत है, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शंस गलत है। उस हिसाब से आपको आंसर क्या देना होगा? हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा है? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, PINEAL, PINEAL, पीनियल ग्लैंड, पीनियल PINEAL, पीनियल ग्लैंड। ये हमारे बॉडी की सबसे छोटा ऑर्गन है। सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन हो गया, इंटरनल पार्ट में पूछा जाए तो लिवर हो गया, स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा तो सब पीनियल ग्लैंड मिलेगा। अब सवाल ये है कि सर ये पीनियल ग्लैंड पाया कहाँ जाता है कहाँ पर, और इसका साइज है वो हम किसके साथ कंपेयर करें? तो साहब जैसे कि एक मटर का दाना होता है उससे भी छोटा साइज होता है इस पीनियल ग्लैंड का, और ये हमारे ब्रेन के बीच में पाया जाता है। ये हमारे ब्रेन के बीच में पाया जाता है पीनियल ग्लैंड। स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज लोकेटेड इन मिड ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के बीच में पाया पीनियल ग्लैंड के आगे भी लीजिएगा, इज ऑल्सो नोन एज थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसे इंसान के शरीर की तीसरी आंख भी कहते हैं। इसे इंसान के शरीर की तीसरी आंख भी कहते हैं। इज ऑल्सो नोन एज थर्ड आई ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे होगा कहीं, यहाँ पर मैंने उंगली रखी हुई है, उसके पीछे आपको मिल जाएगा क्या? पीनियल ग्लैंड। ये थोड़ा सा पीनियल ग्लैंड थोड़ा सा ध्यान दें। पीनियल ग्लैंड से सेक्रेट होने वाला एक हार्मोन, जब वहाँ पे पीनियल ग्लैंड की बात हुई है तो आप लिख लीजिएगा जरा कि पीनियल ग्लैंड सेक्रेट होने वाला जो हार्मोन है उसका नाम है मेलाटोनिन। MELATONIN, मेलाटोनिन। मेला वाला मेला, मेला PONIN, मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन मेलाटोनिन, ठीक है। ये एक हार्मोन है जो पीनियल ग्लैंड से सेक्रेट होता है। आगे चल करके जब मैं आप लोगों को ग्लैंडुलर सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर मैं आप लोगों को 3 तरीके की ग्लैंड्स पढ़ाऊंगा। कितनी तरीके की? 3 टाइप्स की ग्लैंड पढ़ाऊंगा। एक ग्लैंड होती है जिसको कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होती है जिसको बोलते हैं आप एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है जिसको आप बोलते हैं मेक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जहां से हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जहां से एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है। मेक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जहां से हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होता है क्या? हार्मोन। एक्सोक्राइन से सेक्रेट होता है क्या? एंजाइम। मेक्सोक्राइन से सेक्रेट होता है क्या? हार्मोन है एंजाइम को। तो अब पीनियल ग्लैंड
से हार्मोन निकल रहा है ना, तो एक तरीके की कैसी ग्लैंड हुई, एंडोक्राइन ग्लैंड। इससे छोटी ग्लैंड आपको हमारे बॉडी के अंदर नहीं मिलेगी। बट जाहिर सी बात है, जब हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन है तो ग्लैंड्स में भी तो सबसे स्मॉलेस्ट ही कंसीडर की जाएगी। तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी जो है वो पीनियल ग्लैंड है, जो कि एक तरीके की एंडोक्राइन ग्लैंड है। और यहाँ से सेक्रेट होने वाला एक बहुत ही मेजर हार्मोन है, उसका नाम है मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन, इसको ड्रैकुला हार्मोन कहते हैं। ड्रैकुला हार्मोन क्यों कहा जाता है इसको ड्रैकुला? आपने ड्रैकुला की मूवी देखी होगी, तो ड्रैकुला कब निकालते हैं? दिन के उजाले में कि रात के अंधेरे में? रात के अंधेरे में निकलता है ना ड्रैकुला मूवीज में, ड्रैकुला रात के अंधेरे में। तो ये हार्मोन भी जो है रात के अंधेरे में निकलता है। अब आप सोचिए कि आप बैठे हो, पढ़ रहे हो, आपकी आंखों के ऊपर रोशनी पड़ रही है, तो क्या इस समय मेलाटोनिन हार्मोन सेक्रेट हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन अगर इन्हीं कमरों में हम अंधेरा करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि साहब आपको थोड़ी देर के बाद में नींद आने लगेगी और आप सो जाओगे, तो आप चारों तरफ क्या है, अंधेरा है। ऐसी स्थिति में आपके पीनियल ग्लैंड से सेक्रेट होगा कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन हार्मोन आपके जागने की और आपके सोने की जो क्रिया है ना, इसको कंट्रोल करती है। अगर आप जाग रहे हो तो नहीं, सो रहे हो तो नहीं। आप रात में जब लेटते हो तो अपने कमरे में ज़्यादातर लोगों की हैबिट यही होती है ना कि लाइट वगैरह सब ऑफ कर देते हो, तब जाकर के नींद आती है अच्छी। क्यों? क्योंकि मेलाटोनिन खूब निकलता है, अच्छा लग रहा है, नींद आ गई, सो। माता जी आई सुबह सुबह कमरे में, उन्होंने आकर के खिड़की के पर्दे खोल दिए, पूरा खिड़की से रोशनी आई, आप ऊपर पड़ी, आपने आँख मला, मेलाटोनिन बहना बंद हो गया। तो नाइट हार्मोन, डार्क हार्मोन, ड्रैकुला हार्मोन, ये सब नाम किसके हैं? मेलाटोनिन हार्मोन के। बहुत बार ये सब सवाल पूछे, इन सबको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास जो है वो कैसी लगी है, नया कुछ सीखने को मिला है या नहीं। और अगर आपने पहले से भी कुछ सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आपको एक अप्रोच नया मिला होगा कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि साहब आप लोग जो है कम से कम 10 साल कोई भी पेपर देते हो, आपको पेपर्स जो है अपने पास में रखने हैं और उसको डेली 10 से 15 मिनट आपको ऑब्जर्व करना ही करना है। और मैं जो कुछ भी बताऊँगा वो आपके जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए तो रेलेवेंट है ही। आपके ऐसे एग्ज़ाम जहाँ पर जीएस पूछी जाती है वहाँ के लिए भी है। भाई ऐसा नहीं है कि केवल और केवल जुडिशरी के एग्ज़ाम में जीएस पूछी जाती है, एग्जीक्यूटिव में भी पूछी जाती है, जीएस का ही पेपर ही होता है, एपीओ में पूछा जाता है। आप किसी भी एग्ज़ाम में होते हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम में होते हो जहाँ जीएस पूछी जाती है, चाहे जुडिशरी का हो, एपीओ का, एग्जीक्यूटिव का हो, आरओआर का हो, आपको मेरे नोट्स, मेरे लेक्चर्स, मेरे टेस्ट बहुत ही फ्रूटफुल होंगे। बीपीएससी के किसी भी पेपर में आप अपीयर हो, जुडिशरी का, एपीओ का, एग्जीक्यूटिव का, आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उत्तराखंड का आप अपीयर, जुडिशरी का, एपीओ का, पीसीएस का, आरओआर का, तो वहाँ भी आपको मेरे द्वारा जो भी बताया जाएगा, जो नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट दिया जाएगा, आपको वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही। आप लोग इन्हीं नोट्स, लेक्चर और टेस्ट के ऊपर ज़्यादा रिलाई कीजिए। आपको और कोई एक्स्ट्रा बुक मैं बताऊंगा ही नहीं कि आप ये किताब ले लीजिए, आप वो किताब ले लीजिए, क्योंकि बाद में कोचिंग पर टीचर्स ऐसे होते हैं कि साहब आप जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं पढ़ोगे तब तक कोई बात नहीं। क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे उसमें आपका एनसीईआरटी भी होगा, उसमें आपका एडवांस लेवल का किताब भी होगा और उसमें आपका प्रीवियस ईयर का पेपर और क्वेश्चन भी शामिल होगा। पूरा एक कंपाइल्ड, एक होलिस्टिक अप्रोच वाली जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो आपको एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं करना, बस घर जाना है, एक बार बैठ करके अच्छे से उसको रिवाइज करना है। तो आज के लिए नहीं रखेंगे, फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नए जोश के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार। आप सभी लोगों को